तो मुझे 12 नंबर बोनस मिल गए एंड 33 पासिंग होता था, मेरे मार्क्स आए 45। और हाँ जी, टुडे इन द हाउस ऑफ फाइनेंस वी हैव प्रांजल कामरा, फाउंडर ऑफ फिनोलॉजी। फिनोलॉजी आप सब जानते हो, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर वाइज इन आवर कंट्री इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस, and moreover it is a fintech platform, ticker one of the best websites to do fundamental analysis. आज hardcore question answer out होने वाला है। I have asked him how he started. I have asked him कि टेक बैकग्राउंड नहीं तो फिनटेक प्लेटफॉर्म कैसे शुरू किया, आपने कैसे शुरू किया, अगर आप छोटे शहर से हो तो ये कैसे स्टार्ट किया, ये कैसे बनाए, यूट्यूब कैसे बनाए, कॉन्सेप्ट्स कहां से क्लियर किए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। एंजॉय करो, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव दिस पॉडकास्ट। हेडफोन लगाओ, बैठो एंड लेट द मैजिक बिगिन। So, ladies and gentlemen, आज गोला हाउस ऑफ फाइनेंस में we have प्रांजल कामरा with us. So, प्रांजल, thank you so much for being this today. आज मैं बहुत excited हूँ आज के podcast के लिए। Thank you so much for inviting me, Harsh. It's a pleasure, and yes, I'm equally excited and nervous कि आप मुझे grill करने वाले हो। ग्रिल तो नहीं, बट हाँ एक दो क्वेश्चन मैंने पूछ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो लोग आपसे पूछ रहे हैं, ट्विटर पे भी जाकर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, सो वो सब पता करेंगे, ठीक है। सो वैसे आजकल क्या चल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, किस चीज के लिए एक्साइटेड हो आजकल? सो आजकल मैं ये थोड़ा पिछले 2 महीने में मेरा आंसर ही बहुत बदला है। आजकल मैं सबसे ज्यादा क्रिकेट के लिए एक्साइटेड हूँ। तो बहुत सालों बाद मैंने फिर से रोज 2 घंटा क्रिकेट खेलना शुरू किया है। सो हमारे सारे कंपनी के लोग जाते हैं, हम लोग रात को 9 से 11 क्रिकेट खेलते हैं। एंड मैं इतना सीरियस हो गया हूँ ना कि मैं अभी जेन्युइनली ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ कि 2-3 साल बाद काश मेरा आईपीएल में कम से कम सिलेक्शन हो जाता। मैं इतना पैशनेट हो गया। तो आजकल ये चल रहा है। नेक्स्ट तो क्या आप बॉलिंग में, बैटिंग में, व्हाट्स योर नीश क्या आपका क्रिकेट में? मोस्टली बैटिंग, बट हाँ बॉलिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने साल से किया नहीं। तो फास्ट बॉलिंग में स्टैमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो मसल बिल्ड होना चाहिए। बट आई एम श्योर एज अ सिक्स्थ बॉलर काम आ जाऊंगा मैं। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ आप कौन से टाइप के क्रिकेट प्लेयर हो? वो होता है ना कि नहीं आउट नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, ये आउट नहीं है, ये आउट नहीं है, किस टाइप ऑफ प्लेयर आर यू? सो आई थिंक क्रिकेट ने मुझे ये सिखाया है, और वो मैं बिजनेस में, इन्वेस्टिंग में भी यूज करता हूँ, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छे से पता होनी चाहिए। सो माई स्ट्रेंथ इज नॉट माई टेक्निकल एबिलिटी, क्योंकि मैं बचपन से कोई प्रोफेशनल खेल नहीं रहा हूँ। माई स्ट्रेंथ इज कि मैं बिजनेस में बहुत टेंशन देखता हूँ, सो आई कैन कीप काम, कीप कूल। तो मेरा कोशिश क्रिकेट खेलते समय भी ये होता है कि कैलकुलेट एवरीथिंग, और कम से कम टैलेंट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज ब्रेन के थ्रू कैसे कर सकते हो। तो उस तरीके से, सो माय द काइंड ऑफ क्रिकेट आई प्ले इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी कैलकुलेटिव। और मैं ना इसलिए कई बार लगता है कि इट्स नॉट फन, मैं वहां भी बिजनेस ही कर रहा हूँ। बट प्रांजल बड़ा इंस्पायरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी मैं किसी को बताऊं आजकल क्या चल रहा है, तो somebody saying कि लाइफ में ये कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट you're at the stage जहां मैं कह रहा हूं कि you're working at cricket, which is so nice to hear कि आप उस पे काम कर रहे हो जो आपको एक्चुअली अच्छा लगता है, और आपकी पूरी फिनोलॉजी टीम खेलती है। हाँ, सो हमारी ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग 50 लोग हैं, एंड 75% ऑफ द एम्प्लॉइज आर फीमेल। और उनको कितना भी बोलो वो इंटरेस्ट दिखाती ही नहीं क्रिकेट खेलने में। तो तब से मैंने एचआर को बोला है कि वी नीड मोर मेल एम्प्लॉइज या फिर मोर फीमेल एम्प्लॉइज हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। सो दैट्स अ क्वेश्चन जो अब चाहिए। तो अगर आप फिनोलॉजी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो यू नो क्या है, पहले क्रिकेटिंग का रेज्यूमे डाल देना कि क्रिकेट में क्या एक्सपीरियंस, उसके बाद बात करेंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ऑल ऑफ अस नो अबाउट यू यार, हम तो आप देखो आपको YouTube पे देख रहे हैं, इट्स बीन फैंटास्टिक। सो टेल अस की थिंग्स दैट जो हम आपके बारे में नहीं जानते, जैसे क्रिकेट के बारे में। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक और चीज जो मैं देखी कि आपको करेंसी कलेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, एक्चुअली मुझे ना पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। तो वो मेरे दादाजी ने किया, फिर पापा ने ना एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, ग्लोबल पोस्ट कार्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती थी, किसी भी देश में कोई भी पोस्टेज स्टैंप निकलता था तो वो पापा को मिल जाता था। तो हमारे पास एल्बम्स भर भर के था। मुझे एक्चुअली करेंसी नोट्स का शौक है नहीं। वो अनंत सर जो है वो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। इन्वेस्ट तो आ जाओ कल से सबके लिए, सबको ज्यादा आनंद लादा। हाँ हाँ, तो मुझे वो काफी सिमिलर टू पोस्टेज लगा कि हाँ कभी ये भी कर सकते हैं, ऐसा सोचा नहीं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट, बट मुझे पोस्टेज स्टैम्प्स का बहुत शौक था। अब नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 4-5 सालों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि स्टॉक्स है ना वो सिमिलर ही है, तो अब नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके फादर क्या करते हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताओ आप। राइट, तो एक्चुअली मेरे फादर का काफी स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड रहा। हम लोग हमेशा से एकेडमिक फैमिली से थे। तो मेरे परदादा जी जो थे
वो रायपुर के इकलौते गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। मेरे दादाजी रायपुर के तब इकलौते साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मेरी वाओ। मॉम जो है वो अभी वो इंग्लिश की प्रोफेसर है, तो वो एक प्राइवेट कॉलेज की प्रिंसिपल थी। फादर वॉज द आउटलायर, उनको हमेशा से बिजनेस करना था, उसके पहले उनको पॉलिटिक्स में जाना था, तो दादाजी मम्मी उनसे खुश नहीं थे। बट वो ही उनका 1996 में उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली कंपनी थी, जो छत्तीसगढ़ की कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, तो ही वॉज द प्रमोटर ऑफ दैट। तो वाओ। तो दैट वाज हिज मोमेंट। लेकिन दैट कंपनी डिड नॉट डू वेल ऑपरेशन एंड वाइज। विच ईयर इज दिस जब लिस्ट हुई थी? दिस इज अराउंड 96, 96, 1996। ठीक है, हाँ। हाँ, so that's still listed, but operationally it's not very great, तो मैंने इसलिए कभी बात नहीं की है, मैं भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ to be honest। but yeah, so अभी he is into consultancy, तो क्योंकि उनको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और उनका काम ऐसा था, so he is into consultancy of creating explosive materials, so कोल इंडिया हो या कई सारे ऐसे हो जहाँ पे सिविल एक्सप्लोजिव्स लगते हैं, तो उसकी कंसल्टेंसी पापा देते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार। और हाँ, मतलब हो सकता है कि आप कंपनी में एक्टर हो, बट आईपीओ लॉन्च करना बड़ी चीज होती है यार। आईपीओ लॉन्च करना मतलब इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। तो हाँ, दिस इज फैंटास्टिक। तो आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट्स में कैसे आया फिर? हाउ डिड यू एंटर दिस फील्ड? क्योंकि जैसे आपने बोला कि सब एजुकेशन के फोकस थे, तो आपका यहाँ कैसा है? डैड स्पार्क इन योर लाइफ फॉर दिस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पापा भी फाइनेंस वाले थे नहीं, वो तो केमिस्ट्री वाले थे। एंड इट जस्ट हैपेंड कि उनको प्लांट डालने के लिए पैसा चाहिए था, उनका फ्रेंड्स ग्रुप था, तो आईपीओ आ गया। तो मेरे पापा को भी स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, ही डजंट ट्रेड, ही डजंट इन्वेस्ट, और ही वाज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर, प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उनकी कंपनी लिस्टेड है। ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन बहुत ज्यादा स्टॉक्स का क्या चल रहा है। सो बट कभी कभी देख लेते थे वो, तो उनको एक प्रोग्राम बड़ा पसंद था, एंड दिस इज व्हाई आई जॉइंड स्टॉक मार्केट में, इस लाइन में आया। सो मैं लॉ स्कूल में लॉ कर रहा था, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल। ठीक है। तो तभी आई वाज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो और पापा पढ़ाई में एक आप दिन अच्छे थे? आप यू वर नहीं, स्टूडियस टाइप? बहुत बुरा था। सो आई थिंक कुछ सब्जेक्ट्स में आई यूज्ड टू बी वेरी गुड, जैसे बिजनेस स्टडीज मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है ना, फिर मैं उस पर 2 मिनट भी नहीं दे सकता। सो आई रिमेंबर 12th में मैंने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया था, मेरा अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था, बोर्ड, एंड आई न्यू मैं फेल हो रहा हूँ। मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी आता था और मैट्रिसेस आता था, और यार कुछ नहीं प्रांजल, आपको पता है 12th का मैथ्स बोर्ड मुझे अभी तक हॉन्ट करता है। वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एओआई एओडी मुझे आज तक समझ नहीं आया वो कैसे एओआई। मतलब आई फील वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स वाज टेकिंग मैथ्स इन 11th 12th। आई जनरली फील कि मैथ्स नहीं लेनी चाहिए मुझे। सो आई थिंक आपका भी सेम ही रहा। मेरे को तो काफी फैमिली प्रेशर था, आपको भी था कि मैथ्स लेना है? मेरा फैमिली प्रेशर ये था कि मैं साइंस लेना चाहता, मेरे 79 आए थे 10th में, तो फैमिली प्रेशर था कि तुम साइंस में दो तो कॉमर्स ही लो, तुम नहीं कर पाओगे साइंस। सो दिस वाज द फैमिली प्रेशर। एंड तो आई टूक कॉमर्स, एंड उस समय था कि नहीं मैं मैथ्स कर लूंगा। मुझ में 10th में तो मैथ्स में अच्छा आ गए थे, आई थिंक आई गॉट 86 89, तो मुझे था नहीं यार मैथ्स कर लेंगे, मैथ्स के बिना कैसे चलेगा। और फिर पूरी नैया पलट गई 12th में। वो मैथ्स का टॉपिक मुझे अभी तक समझ नहीं आया, एओआई एओडी अभी तक पल्ले नहीं पड़ा हो। तो मुझे साइंस मैथ्स कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रॉब्लम था कि परदादाजी, दादाजी, पापा, बुआ, चाचा सब साइंस वाले, तो इतना प्रेशर था कि खानदान में कभी किसी ने कॉमर्स नहीं लिया, तू साइंस ही लेगा। तो Then? ये हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि ठीक है मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, ऑप्शनल साथ में मैथ्स ले लेता हूँ। तो वो कॉम्प्रोमाइज पे हम आए, और मेरे दादाजी की नजरों में तो मैं तभी नाकारा हो गया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने बचपन से इसको साइंस पढ़ाया इस दिन के लिए। मेरे को याद है बोर्ड एग्जाम मेरा, मेरे को पता है कि मैं अगले दिन फेल होने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं रात को 10 बजे मैं यूजुअली सोता था, मैं रात को 10 बजे जाके सो गया। एंड आई न्यू कि प्रांजल, अगर तू 2 घंटे पढ़ लेगा ना 12 बजे तक, कोई एक आध कंसेप्ट सीख लेगा तो शायद पास होने के चांसेस बढ़ जाए। आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ दैट, लेकिन मेरा ब्रेन अगर मेरे को पसंद नहीं आ रहा तो वो सुनता ही नहीं है। आई स्लेप्ट एट 10। अगले दिन मैं एग्जाम, मैं सुबह 6 बजे ही उठा, 8 बजे का एग्जाम था, नॉर्मल रूटीन। मैं एग्जाम देने गया, एंड मैं ऑलमोस्ट फेल हो रहा हूँ, मेरे को पता है मैं फेल हो रहा हूँ। भगवान की कृपा, मेरा जो सेट आया था, 3 सेट होते थे, मेरे सेट में 2 6 नंबर वाले क्वेश्चन गलत आ गए। आपका भी सीबीएसई था? सीबीएसई था। ठीक है, हाँ। तो मुझे 12 नंबर बोनस मिल गए, एंड 33 पासिंग होता था, मेरे मार्क्स आए 45। और तो वैसे मेरा बोर्ड निकला, तो मेरे तो ये हाल थे। नहीं, तो इंटरेस्टिंग। मुझे तो जैसे मैं जो मेरा मैथ्स था, तो मैं 92 बॉर्न हूँ, राइट? तो मेरा था 2010 में मेरा सीबीएसई बोर्ड। हाँ, मेरा भी वही था, मेरा 1 साल जल्दी चला था। हाँ, तो आप 93 बॉर्न हो ना, तो हाँ, पर 2010 ही है। 2010 ही है।
हाँ अरे फिर यू नो इट, वो जब हाँ मैथ्स, आई रिमेम्बर जब पेपर था, मेरे में एक फ्रेंड से आई कांटेक्ट हुआ कि भाई गए, खत्म। और आई थिंक मेरा भी वही रीजन था कि मैं देख रहा हूँ और फिर ये लग रहा है कि सब सेकंड शीट ले रहे हैं और मुझे छोड़ के जाना है क्योंकि मेरे आंसू निकलने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आई वांट टू जस्ट क्विट आउट द एग्जाम हॉल। और सब लिख ही जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा भाई जो भी है लिखो, अगले पेपर में ध्यान देंगे, बाय बाय, ये तो नहीं होने वाला। सो मेरे भी आई थिंक ऐसी कुछ आए थे यार 40 41 42 व्हिच इज मेरी ट्यूशन टीचर यकीन ही नहीं हुआ कि मैथ्स इतने करके कैसे आ सकते हैं। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर स्टॉक मार्केट में कैसे आया आप फिर? मेरे को घर वालों ने डाल दिया लॉ स्कूल में, क्योंकि हाँ दे थॉट कि बोलता अच्छा है, मेरे को थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह का शौक था, तो जो अच्छा बोलता है वो अच्छा लॉयर बनता है, क्योंकि मेरे घर में कोई लॉयर तो है। सो दे थॉट जो सनी देओल पिक्चरों में करता है वही लॉयर असली में करता है। हाँ सो मैंने एग्जाम दिया और वो क्रैक हो गया, क्योंकि ना क्लैट के एग्जाम में जीके होता है, जीके मेरा बड़ा अच्छा रहता था हमेशा से। ठीक है। कॉमर्स प्लस मैथ्स था, तो क्लैट वाला मैथ्स मुझे आता था। इंग्लिश, मम्मी इंग्लिश की प्रोफेसर है तो वो करवा दिया, तो मेरा क्लैट निकल गया। हाँ अब फर्स्ट डे ऑफ लॉ स्कूल ओरिएंटेशन हुआ और मुझे पता चला, अरे लॉ में तो 95% रिसर्च है और वो तारीख पे तारीख तो कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो मुझे नहीं करना था वो, तो मैं ऑल्टरनेट्स ढूंढे जा रहा था। हाँ। तो पापा एक प्रोग्राम देखते थे फाइनेंस का, सिर्फ स्टॉक मार्केट का एक। सॉरी दिस तभी इज व्हाट ईयर, ये किस साल की बात है? सो मेरा लॉ स्कूल हुआ वही 2010 में। 2010 ठीक है। हाँ फिर हाँ कंटिन्यू। हाँ बट एक दो साल फिर आई डिड रैंडम थिंग्स, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में चला गया, मैं छत्तीसगढ़ का वहां वन ऑफ द चीफ बन गया। मैंने एक साल मैं कॉलेज ही नहीं गया, क्योंकि हाँ एग्जाम के टाइम पे जेल भरो आंदोलन डिसाइड हो रहा था और मैं तभी तभी 18 का हुआ था, तो आई वॉज हाँ एलिजिबल टू गो टू जेल। तो मैं हाँ। सोचा एग्जाम देके क्या करना है, हम तो जेल जा रहे हैं, तो स्किप्ड माई एग्जाम्स। तो पूरा साल बैक हो गया, और इट्स देन दैट यू रियलाइज कि नाउ इट्स टू लेट। आपके साल में 12 सब्जेक्ट थे, मैं 12 के 12 में फेल हो गया। अब यहां से कैचअप करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो थर्ड ईयर में आई वाज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो पापा बस एक प्रोग्राम देखते थे, आई डोंट नो, वीक में एक बार आता था वो डी स्ट्रीट का डॉन, एक जी बिजनेस में प्रोग्राम आता था। राजेश तांबे जी उसको होस्ट करते थे। वो ना एक अमेरिकन शो के कंसेप्ट में बेस्ड था, जहां वो डॉन का गेटअप होता था एंड ही वुड वेरी एग्रेसिवली रिकमेंड स्टॉक्स टू पीपल। कॉलर वाला प्रोग्राम था, एंड अगर कोई बुरा स्टॉक है तो ही वुड पंच द पंचिंग बैग, फोन फेंक देंगे, एंड ही वुड सेड टू प्रोड्यूसर, ओह प्रोड्यूसर यस बंद कर दो यस ये यस शे। यस यस, ये तो सीएनबीसी यूएस में काफी फेमस वो है। हाँ वो तो हाँ टॉक शो होस्ट, बट हाँ ठीक है, गॉट इट हाँ, गॉट इट। हाँ उसका ही हिंदी वर्जन था वो। हाँ तो ही वुड से टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बंद कर दो ये शो, मैं 4 साल से चला रहा हूँ फिर भी लोग सुनते कहाँ हैं। तो यू नो समवन जिसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, उसको सीएनबीसी के या जनरल स्टॉक मार्केट प्रोग्राम कुछ घुसता ही नहीं था, बहुत बोरिंग लगता था। हाँ। ये इसमें जो ड्रामा था वो एक बिगिनर उसको कैच करता था। हम्म। और मेरे को ना खास करके अट्रैक्ट किया, एक दो बार कोई रायपुर की कंपनियों का नाम आया, या फिर कॉलर ने बोला मैं रायपुर से बोल रहा हूँ, तो कॉलर जहां से बोलता था ना वो उस शहर की कुछ बात करते थे। तो एक बार रायपुर से किसी ने कॉल किया एंड ही टोल्ड, हाँ मैं समता कॉलोनी आया हूँ, वहां रुका हूँ, वहां का मंजू ममता रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। तो एज अ स्मॉल सिटी पर्सन अगर टीवी में कोई हमारा शहर बोल दे तो तो बहुत वो बड़ा कनेक्टेबिलिटी अच्छा होता लगता है। हाँ है। जैसे ना अनुराग बसु की फिल्में रायपुर में इसीलिए चलती हैं कि उसमें भिलाई रायपुर का मेंशन होता है, बिकॉज ही इज फ्रॉम हियर। हाँ तो हमारे में ना बहुत फेमस है कि बर्फी में वो रेडियो में भिलाई बोल रहा है एंड ऑल दैट। तो आई कनेक्टेड इंस्टेंटली। हाँ और ना मेरे को क्या अच्छा लगा, मेरे को तभी भी स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं आया। मेरे को एक चीज में इंटरेस्ट आया कि यार, मैंने पापा से पूछा पापा कितनी कंपनियां लिस्टेड है, वो बोले 4-5 हजार कंपनियां। मेरे को उनकी ये बात अच्छी लगी कि 4-5 हजार कंपनियों के बारे में कॉलर कोई भी सवाल पूछ सकता है 5 हजार कंपनियों में, फिर भी इनको डर नहीं लगता, ये लाइव में वो सवाल लेते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि वो बोल रहे हो कि उनको उस कंपनी के बारे में नहीं पता। तो मेरे को ना इनके जैसा बनना है, मेरे को 4 हजार कंपनियों के बारे में, उसके ओनर के बारे में, बिजनेस के बारे में, शहर के बारे में जान लेना है। मैं 4 हजार कंपनियों के बारे में जान गया ना, उससे कुछ ना कुछ धंधा तो मैं बना लूंगा। तो मेरे को तो ये सीखना है, मेरे को इनके जैसा बनना है। तो ना 2 साल पहले जब मैंने जी बिजनेस सीएनबीसी के लिए प्रोग्राम करना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा धक्का लगा। मुझे पता चला कि लाइव प्रोग्राम में भी आपको क्वेश्चंस पहले से मिल जाते ऐसा यार, आप मेरा हाँ बबल बर्स्ट कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? हाँ। तो वो एक हफ्ते पहले ओह, ईमेल आ जाता है कि ये सवाल है, कॉलर आपसे लाइव में ये सवाल पूछेगा। मेरा ऐसा बबल बर्स्ट हो गया, लग रहा है कि क्या हाँ सारे इंटरव्यू दिमाग में चलने की, ऐसा क्यों हो हाँ। रहा है? तो मुझे लगा मेरा पूरा जिंदगी झूठ है, मैं तो इस हाँ कारण स्टॉक उनसे इंप्रेस होके आया था। तो मेरे को नहीं हाँ। पता, लेकिन हो सकता है उनको भी वो सवाल पहले से मिलते हो। तो मेरी तो शुरुआत ही झूठ से हुई है, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। बट दैट वाज द रीजन, वो प्रोग्राम वाज द रीजन। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। बहुत ही ना वो कभी भी एक तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स की बात नहीं करते थे, कॉमन सेंस आम आदमी को समझ में आने वाले लॉजिक की बात करते थे। जैसे अगर कोई बोल ले कि मैं स्टील कंपनी का कोई मैंने शेयर लिया हुआ है, तो वो उसको पलट के पूछते थे
कि आजकल स्टील का भाव क्या चल रहा है, सामने वाला जवाब नहीं दे पाता था। तो बोलते थे जिस कंपनी के प्रोडक्ट का तेरे को भाव तक नहीं पता, वो कंपनी के शेयर लेके बैठे हो तुम, ये किस तरह की इन्वेस्टिंग है, निकलो उससे। बहुत ही लॉजिकल और बहुत कनेक्ट करने वाला था। यार दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब एक और चीज जो मुझे लगी कि अब जैसे मैं बताऊं, मेरा क्या था स्टॉक मार्केट में, मेरे फादर स्टॉक मार्केट में थे, तो मेरे लिए होता है ना कि बचपन से जो डैड कर रहे हैं वही हीरो हैं, और तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं किसी को। तो मेरी स्टॉक मार्केट में इजी एंट्री हुई, मुझे मतलब थोड़ा इस मामले में मुझे प्रिविलेज मिल गया था। ठीक है, दूसरा ये कि मुझे सीएनबीसी वगैरह समझ आता था, तो मैं तो सीएनबीसी वगैरह देखता था, सो दैट वाज फाइन। बट मेरा अल्टीमेट जो स्टॉक मार्केट में घुसने का था ना, तो मेरा था कि भाई 3 महीने में यहाँ पे मर्सिडीज आने वाली है। इस बस समय तो ब्रोक ऑफिस को पता भी नहीं कि भाई कौन आ गया है। मतलब मैं सोचा था गाड़ी आएगी, ये सोचेगा मेरे बारे में, ये जो होता है ना, वो 6 महीने का जोश होता है, फिर स्टॉक मार्केट ले आता है। बट आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन, बड़ा इंटरेस्टिंग था। योर रीजन वाज नॉट टू गेट इनटू मार्केट्स फॉर मनी, आपका रीजन था टू नो अबाउट ऑल दीज कंपनीज, व्हिच इज क्वाइट डिसेंट। तो वहीं से आपने फिर यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, आपकी वही जर्नी वहां से शुरू हुई? नहीं, वो तो मेरा थर्ड ईयर था, तो वहां से मेरे को पापा ने इन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 रुपए दे दिए। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और मैं लॉ में, मेरा हम्म। कुछ नहीं हो रहा था, तो ही सेड 20,000 ले, डूबा तो वापस लॉ की पढ़ाई, बढ़ा सकता है तो बढ़ा ले। ठीक है। और उसके कुछ महीनों पहले अगेन पापा ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया था। तो पहली बार मेरे पास साइकिल के बदले अब स्कूटर था। तो वो स्कूटर से मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यार था। नाउ आई कुड गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस कभी भी। तो मैंने पहला उस दिन जब मेरे पास अकाउंट में 20,000 रुपए डले अकाउंट में, मैंने 3-4 स्टॉक्स के ऑर्डर डाले। आई थिंक हम्म। वन वाज क्रॉम्पटन, वन वाज टीवीएस और एक दो हम्म। और। तो टीवीएस मैंने इसीलिए लिया कि मेरे पास स्कूटर था और मेरे को उससे बहुत प्यार था, तो इमोशनल रीजन से मैंने ले लिया। हम्म। आई थिंक 2012 होगा, 13 होगा, 10 मंथ्स 11 मंथ्स दैट स्टॉक गोज अप 9 टाइम्स। तो मैंने 27 रुपए का लिया था, वो 250 के आसपास चला गया वाह, अगले 9-10 2013 में महीने में। आपने लिया था, और 2013? 12-13 आई डोंट रिमेम्बर 12 एग्जैक्टली। 13 ठीक है, ओके। हाँ। तो और द ओनली रीजन कि मैं उसको 9-10 महीने होल्ड कर पाया वॉज बिकॉज मेरा सारा पैसा 20,000 रुपए मैंने एक ही दिन में डाल दिया था, और पैसा मुझे मिल नहीं रहा था, और मैं स्टूडेंट था तो कमा तो सकता नहीं था, तो डला हुआ था पैसा। और वो बढ़ गया, 9-10 गुना हो गया। एंड आई थॉट मैं ही हूं भगवान, मुझे आता है इन्वेस्टिंग। हाँ, मैं समझ हाँ, गया ऐसे सब ही तो कुछ, होता है। हाँ। हाँ। तो लेकिन बाकी जो दो स्टॉक्स थे क्रॉम्पटन में ना, तभी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू चल रहा था, बाद में उसमें डीमर्जर वगैरह भी हुआ, तो उसमें दैट। क्रॉम्पटन ग्रीव्स और क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिकल जो स्प्लिट हो गए थे, मैं वो काफी न्यूज़ हाँ, था वो, जब हाँ। मैंने लिया था तो वो सेम था। हाँ। फिर मैंने एक लिया था तभी एल्डर फार्मा, तो वो तो खत्म ही हो गया, वो डीलिस्ट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसका। एक कोई और फार्मा कंपनी मैंने ली थी, नाम मुझे ध्यान नहीं। तो मेरी दो फार्मा कंपनियां ली थी मैंने, एक टीवीएस और एक क्रॉम्पटन। और क्रॉम्पटन और एल्डर फार्मा मैंने मनी कंट्रोल में गया था, वो हाँ। बाय सेल सेक्शन होता था। तो हाँ। उसमें ना जो सबसे ज्यादा सेल साइड ब्रोकरेजेस ने रिकमेंड किया था, वो मैंने खरीद लिया कि इसका सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन है, ये तो अच्छा होगा ही। हाँ। और सोचो मैंने वैसे 3 शेयर लिए थे, 2 बैंकक्रप्ट हो गए अगले 2 सालों में। तो बड़ा गिल्ट हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, और ऐसे तो चलेगा नहीं, अब करना क्या है, फोर्थ ईयर भी आ रहा है। मेरे को बस एटलीस्ट इतना करना है कि पापा के पैसे रिकवर करके दे देने बाकी शेयर्स में से, मेरे को किसी भी शेयर में लॉस नहीं चाहिए। तो मैंने गूगल किया कि हाउ टू पिक गुड स्टॉक्स या हाउ ग्रेट इन्वेस्टर्स पिक स्टॉक्स। अभी अगेन आई गॉट लकी, आज अगर मैं ये गूगल करूंगा ना, तो दुनिया भर की नॉइज आएगी, बहुत नॉलेज इंस्टाग्राम आएगी। अकाउंट, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या आएगा। तभी अगर कोई ये इंसान ये गूगल करता, तो सिर्फ वॉरेन बफेट आते थे और कुछ था ही नहीं। और एक investing.com, हाँ, नहीं नहीं, इन्वेस्टोपीडिया से इन्वेस्टोपीडिया मैं आता तो था। बहुत हाँ, इन्वेस्टोपीडिया से गेन किया, यस। इन्वेस्टोपीडिया। लेकिन हाँ। उससे आप एकेडमिक कंसेप्ट समझ सकते हो, फाइनेंशियल कंसेप्ट, इन्वेस्टिंग ट्रू मतलब ट्रू नहीं ट्रू। सीख सकते, क्वालिटेटिव। तो वॉरेन बफेट आए। तो अब क्योंकि टॉप 3 लिंक में वही आए, उनके बारे में थोड़ा 1-2 आर्टिकल्स पढ़ा, मजा आया, उनकी एक बुक मंगा ली, वो पढ़ने में मजा आया। बस वहां से शुरू हो गया, एवरीथिंग दैट वाज पब्लिश्ड ऑन हिम, कोई भी बुक, वो बुक में उठा के पढ़ता था। लॉ स्कूल, उसके बाद 2 साल, 4th 5th ईयर मेरे लिए वेकेशन था। बुक के अंदर लॉ बुक के अंदर फाइनेंस की बुक, क्लास में फेल हूं पास हूं आई डोंट केयर, 2 साल मैंने सिर्फ फाइनेंस पढ़ा, मैं जानना इन्वेस्टिंग चाहता पढ़ा। हूँ इस समय मम्मी और दादाजी का क्या रिएक्शन था? जब लॉ में बिल्कुल पढ़े थे, मम्मी और दादाजी का क्या रिएक्शन था? तो अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मेरा, जब तक मेरा लॉ स्कूल में एडमिशन हुआ, हम्म। दादाजी को अल्जाइमर्स हो गया था काफी। तो वो फिर समझ नहीं पाते थे। सो हम्म। इनफैक्ट मेरे फादर को वो अपना फादर समझने लगे थे। आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड नॉट हिज ग्रैंड सन। सिर्फ उनको दादी पता थी कि ये मेरी वाइफ है। मम्मी वॉज हिज टीचर, एंड मेरी बहन वॉज समवन हु रैंडमली केम टू आवर हाउस। तो ऐसा हो गया था। So thereby he couldn't see all of that. मम्मी was extremely disappointed
कि ये क्या चल रहा है। एंड उनके लिए टीचर, इंग्लिश टीचर टिपिकल कि स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा, मतलब कसीनो, तो तू ये क्या कर रहा है, प्लीज और यहाँ आप से घर के बड़े निकल। बेटे हो? हाँ हाँ, मैं हूँ, मेरी एक बहन है, छोटी है मुझसे, वो 5 साल। हाँ, तो फिर मॉम का होगा कि अरे यार बड़ा बेटा ही कर रहा है, देखो अब तो गई नहीं है पानी में, अब तो कुछ नहीं हाँ, होगा। एंड ना आई नोटिस, पता नहीं ये हमेशा होता है कि नहीं, मेरी मम्मी क्योंकि एकेडमिक्स में थी, कॉलेज प्रोफेसर थी, तो उनका सर्कल भी सारा प्रोफेसर वाला, और वो हम्म। सबके बच्चे स्कूल में या कॉलेज में टॉपर्स। तो वाह। मुझे समझ में नहीं आता था, आई लिटरली डाउटेड कि एक क्लास में एक ही इंसान टॉप करता है ना, सारे मेरे मम्मी के पहचान के लोग टॉप कर रहे हैं और मैं फेल हुए जा रहा हूँ। तो बड़ा ही उनके लिए ये मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल था, उनके लिए बहुत बड़ा। और टीचर्स ना, क्योंकि उनको परसेंटेज पूछने की आदत होती है, तो किसी से मिलो भी मम्मी के सर्कल से, तो वो सबसे पहले परसेंटेज ही पूछते, तो बहुत उनके लिए एम्बैरेसिंग होता था। या वैसे बताऊं, अभी तो हाँ वैसे तो हंसी मजाक करे ना, बट जैसे ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो मैं कॉलेज गया नहीं था जब मेरा 2010 में स्कूल खत्म हुआ, तो मुझे स्टॉक मार्केट में आता और कोई कॉलेज उस समय, जैसे आपने भी लॉ स्कूल छोड़ दिया, कोई उस समय कुछ था ही नहीं, इंटरनेट में तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने छोड़ा, मैंने कि मैं स्टॉक मार्केट कोर्स करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा। अब मैंने तो डिसीजन ले लिया। अब मेरे फादर ने बोला चल ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, छोड़ दो। बट मेरी मदर को ना बड़ा फेस करना पड़ा, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिश्तेदारों के बीच में कि कोई मुंबई जा रहा है पढ़ने, कोई पुणे जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर वो आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, आंटी की थोड़ी डिफिकल्ट तो हो गई होगी कि यार मैं क्या बोलूं पार्टी में। जैसे मेरी मॉम पार्टी में प्री प्लान कर जाती थी कि अच्छा चलो कोई पूछेगा तो ये बता दूंगी या ऐसे कुछ बता दूंगी। सो आई थिंक सेम सिचुएशन आपका। सेम हाल, सेम हाल, कि बोलना है कि हाँ कहीं किसी लॉयर के यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है या हाँ, इसके बाद पीजी की तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ कर दो। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आपका, आपने स्टॉक मार्केट्स में आप आए, फिर हाउ तो डिड यू, जब वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर आपने वहीं से फिर फाइनेंशियल शीट्स, क्योंकि ऐसी कि आप फंडामेंटली काफी, फंडामेंटल्स में बहुत बिलीव करते हो, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। सो आरओसी वगैरह आपने ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से ग्रास्प करना शुरू किया? हाँ, तो जब मैं 2 साल, मेरे 4th ईयर 5th ईयर में मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ रहा था, तो वहां फिर मैंने एकेडमिक, थोड़ी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह की इन्वेस्टिंग सीखना शुरू किया। बट द गेम चेंजिंग मोमेंट वाज मेरे लॉ स्कूल में। एक तो मेरे को 5 साल के बदले 6 साल लगे पास होने में, बिकॉज मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गया था। हम्म। तो I always felt very inferior in my law school. I felt everyone was judging me. I don't know if they were or it was just, me thinking that they were judging me. So I was very insecure. So I was very low on confidence. And this is when I went for the NISM का PG का interview. So उनका एक फुल टाइम पीजी कोर्स होता है, पीजीपीएसएम, वो अब बंद हो गया है, अब उन्होंने 2 साल का एमबीए शुरू कर दिया है, बट बैक देन इट वाज 1 ईयर। और आई रिमेम्बर 2013-14 में शुरू ही हुआ था, इन्होंने उस समय लॉन्च ही हाँ किया था उसका हाँ पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तभी यूटीआई इंस्टीट्यूट से चेंज होके एनआईएसएम हुआ था। सो मेरा ये 16-17 था, मुझे 6 साल लगे लॉ स्कूल में। हम्म। सो 16 में आई वेंट देयर फॉर द इंटरव्यू, और डीन बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, और उस समय डायरेक्टर एक एक्स आरबीआई गवर्नर थे, और वाह। एक कॉर्पोरेट फाइनेंस की मैम बैठी है। तो 3 हाईली क्वालिफाइड पीपल, तीनों काफी टाइम अकेडमिक्स में रह चुके थे। जो डीन थे वो 20 साल से अकेडमिक्स में थे। दे टुक माई इंटरव्यू एंड दिस इज a college going kid who was, जिसका रैंक 137 था आउट ऑफ 149 इन लॉ स्कूल, जिसने 5 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट किया था। They took my interview for 15 minutes and they tell me, I was very nervous. I did not know how it's going. They tell me after the interview that this is the best interview all three of us have taken in all our academic life. वाह। And that changed my life. मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला उससे कि ओके, आई एम नॉट डम, मैं गधा नहीं हूं। प्रोबेबली वो एक पर्टिकुलर फील्ड थी जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था, सो आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग। सो दैट वाज लाइफ चेंजिंग। और फिर वहां एक साल ना, बिकॉज बैक देन इट वाज नॉट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड और एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड, इट वाज जस्ट अ सर्टिफिकेट। तो उनपे ना कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते थे, तो पढ़ाई बिल्कुल वैसी होती थी जैसा मैं चाहता था, कि टीचर्स के ऊपर होता था किस सब्जेक्ट का एंड टर्म लेना है, किसी में नहीं लेना है मत लो, किसी में प्रेजेंटेशन करा दो, किसी में क्विज करा दो, किसी में ग्रुप डिस्कशन करवा दो। सो एवरीवन पास्ड, ग्रेडिंग नहीं थी, सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट था। तो ना माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव था। आई रिमेम्बर एनएलयूज में जहां ग्रेडिंग होती है, फेल होने का डर होता है, लोग लास्ट मोमेंट में पैनिक में पड़ते थे। यहाँ एनआईएसएम में जहां पास सबको होना है, कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, हम लोग 7 दिन रोज रात को खुद से पढ़ते थे, क्योंकि मजा इतना आता था कि कल क्लास में प्रेजेंटेशन है। सो इट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एजुकेशन, की कॉलेजेस में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। एक तो बड़ा इंस्पायरिंग, देखो पता नहीं हम इतना रिलेट क्यों कर रहे हैं, जैसे वो जो आपका पॉइंट था ना कि जैसे लॉ स्कूल में यू आर फीलिंग कि यार लोग मुझे बेकार समझ रहे हैं, बिकॉज एंड हो सकता है शायद वो सोच भी ना रहे हो, एंड सेम थिंग। और ये बड़ी इनसिक्योरिटी बहुत वो
इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। जैसे अब जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो मैं पार्टी में मुझे लगता था सब मुझे जज कर रहा है, मुझे पता भी नहीं शायद वो जज कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर था कि नहीं भाई मैं सबसे बेकार इंसान हूँ आउट ऑफ ऑल द ग्रुप। सो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग आई थिंक फॉर ऑल द व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इफ somebody is at that point of life, it doesn't matter, hosta, you're just at the wrong place. When you find your right place, things will change. बल्कि हर्ष, आई थिंक टू एन एक्सटेंट दैट्स इन द लॉन्ग रन दैट्स वेरी वेरी पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हो और आपको पता होता है क्या चीजों को लेके आप वल्नरेबल हो। अगर आप इस तरफ जाओगे तो हाउ विल यू एंड अप। सो आप खुद को बहुत अच्छे से जान पाते हो उस लो फेज में। अच्छे फेज में एवरीथिंग इज वर्किंग, इट्स लाइक द सेम थिंग। बिजनेस में जब अच्छा ना चल रहा हो तो वी बिकम मोर एफिशिएंट। आई थिंक लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ में अच्छा ना चल रहा हो, वी करेक्ट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड बिकम मोर एफिशिएंट। सो दैट रियली हेल्प। अच्छा प्रांजल, अब तो आई हैव बीन सीइंग योर YouTube वीडियो सिंस लॉन्ग, तो जैसे कुछ आरओसी कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब आपकी वीडियो तो आती ही आती है। एक तो मैं जानना चाहता हूं कि हाउ मेनी टॉपिक्स डिड यू कवर, कैसे लिस्ट बनाई थी कि यार एक भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं छूंगा, दैट इज फैंटास्टिक। दूसरा ये है, व्हेन एक मोमेंट आया था जब हुआ था ना कि आता कि नहीं यार दिस गाय हैज माय रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन विद यू, व्हेन वो यस बैंक वाली वीडियो के, यू रिमेंबर यस बैंक जो आपने बोला था कि माय मिस्टेक, एंड और फिर मैं सोचा था यार इंटरनेट में कोई आदमी एडमिट कर रहा है कि हाँ यस बैंक का वो हुआ, तो टेल मी दैट एंटायर यस बैंक इंसिडेंट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? क्योंकि दिस इज मी थिंकिंग कि उस समय आई थिंक आपको भी एक सेल्फ लर्निंग हुई थी कि नहीं यार वैल्यू इज नॉट द ओनली थिंग, मैनेजमेंट भी मैटर करती है, ठीक है, मतलब मार्केट्स जस्ट कैन नॉट बी प्लेड ऑन नंबर्स। सो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस, वो जर्नी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। व्हाट, हाउ डिड इट स्टार्ट, क्या हुआ, फिर व्हाई डिड यू फील कि यार नहीं यस बैंक लगता है, फिर हाउ डिड यू कैन कि नहीं मैं कैमरा पे आऊंगा, आई से इट टू द वर्ल्ड? Right. So we'll start from the beginning कि why did I pick that? So मेरा वीडियो ना जो मैंने इनफैक्ट जिस वीडियो में मैंने रिकमेंड किया था, वो वीडियो जब ये अपोलॉजी वीडियो आया तो वो मैंने हटा दिया, बिकॉज क्या होता है कि लोग वो वीडियो देख के सोच रहे हैं कि मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ। सो आई सेड दैट इन माय अपोलॉजी वीडियो, बट आई टोल्ड दैट इन माय वीडियो कि इट्स नॉट अबाउट मी पिकिंग दिस स्टॉक। इसका पर्पस है एक माइंडसेट वाला पर्पस कि आई बिलीव कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 5 रुपए से, उसके 5% से आई गैम्बल या आई गो विथ हाई रिस्की लो कन्विक्शन स्टॉक्स, जिसमें मैं अपने 5% पैसे डालूंगा। वो 3-4 स्टॉक्स हो सकते हैं, एक स्टॉक में मैं 1-2% डालूंगा कि अगर डूब गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इफ देयर इज 5% चांस कि वो यहां से 10x हो जाए, तो आई वांट टू टेक दैट रिस्क, एंड वन सच स्टॉक इज येस बैंक। लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि जैसे मैंने अभी आपको इतने अच्छे से डिस्क्लोज करके समझाया एंड यू अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू, उस वीडियो में ना ये मैंने इतने अच्छे से डिस्क्लोज नहीं किया और फोकस येस बैंक पे ज्यादा हो गया। सो क्या वो स्ट्रैटेजी मैं आज भी करता हूं? वो मैं आज भी करता हूं, बट एक डिस्क्लोजर बेटर होना चाहिए। दूसरा, मैं यूट्यूब पे आके वो बोल रहा हूं जो मैं 5% करता हूं, ना कि मैं वो बोल रहा हूं जो मैं 95% करता हूं। तो बोलने का तरीका भी गलत एंड जो बोला वो भी गलत। तो ये दो गलतियां क्लियर कट हुई। बट वंस इट वाज क्लियर कि गड़बड़ हो रहा है और वो गड़बड़ होता चला गया, अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत करेजियस हूं या मैं मॉरली बहुत सही हूं, वो गलत होगा। प्रोबेबली कहीं ना कहीं वो फैक्टर हो सकता है, लेकिन टू मी, मैंने वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर को बहुत पढ़ा है, एंड दे टेल मी वन सिंपल थिंग कि दे आर ऑनेस्ट, या वो एथिकल मीन से बिजनेस करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर एथिकल बट बिकॉज दैट्स द मोस्ट सस्टेनेबल थिंग टू डू इफ यू आर इन द गेम फॉर द लॉन्ग रन। यस, हाँ। सो मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट दैट आई टुक अ ब्रेव डिसीजन या अ ब्रेव चॉइस, दैट वाज द ओनली चॉइस आई हैड। तो मैं इसमें खुद को क्रेडिट दूंगा ही नहीं। आई थिंक अगर मुझे इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना है for the next 30, 40, 50 years, because this is what I want to do. This is what I love doing. This tells me कि ठीक है, मैं इस बार अगर येस बैंक को छुपा भी जाता हूँ, probably 20% ऑडियंस से मेरा फेथ चला जाएगा, but I'll get new audience, I'll brush it under the carpet. लेकिन मुझे ये सोचना है कि what sustainable policy wise, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इकलौती बार हो रहा है। अगर मैं 30-40 साल फिनेंस पे वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैं कंपनीज पे बनाता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल से निकल जाता है, पीपल गेट टू नो कि आप क्या इनफॉर्मल बातें होती हैं, हमारी रिकमेंडेशंस हैं। तो ये गलतियां तो बार बार होंगी। अगर बेस्ट इन्वेस्टर्स का सक्सेस रेट 70% है तो हमारा 60 ही होने वाला है, 100%, तो हर बार होगा। तो लेट्स मेक इट अ पॉलिसी कि जब भी गलती होगी, नॉट जस्ट येस बैंक। सो उसके बाद इनफैक्ट हमने पॉलिसी बनाई और मैंने ट्विटर पे डाला और यूट्यूब पे भी बोला कि जब भी गलती होगी हम यूट्यूब पे आके बताएंगे, चाहे मैंने पब्लिकली यूट्यूब पे उसको खरीदते समय बोला हो या ना बोला हो। जब भी सक्सेस होगा हम नहीं बताएंगे। लेकिन येस बैंक के बाद
कोई भी गलती होगी तो हम बताएंगे। तो वो पॉलिसी बना ली है, अब लोड ही नहीं है, वो करना ही है, मजबूरी है। Yeah, that was like तो it is so cool. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. I remember मैं क्या हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे, फाइटर सर यार अरे प्रांजल नई वीडियो है ये देख, और मैंने कहा था अपॉलॉजी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, और जो आपने बोला था उस वीडियो में इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिकल सेंस. ठीक है, क्योंकि सबको लगता है यार एक अच्छा इन्वेस्टर तो वो है कि जो जिंदगी कभी गलत हुई ना, बट ऐसा इन्वेस्टर कभी पैदा हुआ ही नहीं है, ना शायद कभी हो भी सकता है. अब जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अब यू सेड कि चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट वर टू वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स जिन्होंने आपको इंस्पायर किया. अब होता क्या है कि ऑब्वियसली व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड द वॉरेन बफेट ही है, वॉरेन बफेट यू कांट बीट. बट फिर जॉर्ज सोरोस है, there's पीटर लिंच, हावर्ड मार्क्स, लाइक मनीष पोबराय, विजय केडिया सर, बहुत सारे लोग हैं. अब मुझे बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होती है, जिसमें पर्सनल थिंग मुझे लगता था यार कि, और बहुत बार इनके वो कॉन्सेप्ट्स है कॉन्ट्रडिक्टिंग. आपने देखा है बहुत बार सम बहुत रे डालियो विल कॉन्ट्रडिक्ट विद समवन एल्स, कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहेगा. सो हैव यू एवर फेस्ड, एंड इफ यू फेस दिस, सो व्हेन व्हाट डू यू थिंक यार अब सही कौन है? इसका मतलब अब अगर दोनों लेजेंड्स हैं और दोनों बोले तो दम होगा, अब सही कौन है? हैव यू एवर फेस्ड दिस डिलेमा? राइट. तो बहुत ज्यादा नहीं, ऑफ कोर्स एट टाइम्स कंफ्यूजन हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि I always connected with humans, who they were as person. तो जैसे वॉरेन बफेट की मुझे सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, लाइफ को लेके उनके पर्सपेक्टिव बहुत पसंद है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो फाइनेंशियल क्या हमको सिखा रहे हैं, बट वो क्या बाय एग्जाम्पल अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं. तो बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं हुआ कि एक तो जितना वॉरेन बफेट की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स हमारे पास है, बाकी इन्वेस्टर्स की नहीं, और तो हम उनको जानते ही नहीं. और जब तक मैं किसी को पर्सनली ना जानूं तब तक मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता. एंड वॉरेन बफेट आई एम इन लव विद बिकॉज आई लव हिज पर्सनैलिटी. तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आया ही. आई नो दैट आई एटलीस्ट आई वांट टू बी पर्सनली नॉट उनके जैसा. इन्वेस्टिंग में तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन एज अ ह्यूमन मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, और इसलिए मुझे उनके फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स पसंद है. सो इट वाज इजी दैट. इंटरेस्टिंग. एक तो जो व्हाट आई थिंक लव अबाउट वॉरेन बफेट ना, हिज डाइट. ठीक है, हिज डाइट, ही ईट्स एवरीथिंग एंड स्टिल इज फिट. मुझे समझ आ रहा है क्या गेम है, बट आई एम कंप्लीट फैन ऑफ दैट कि आराम से खाते हैं. ही ईट्स लाइक अ चाइल्ड. जो एक इनर चाइल्ड होता है ना, वो वही खाते हैं जिनको चाहिए. एंड द सेम स्टेक, आई एम श्योर हम सब सुना है, एंड स्टिल ही रिमेन्स टू बी फिट. इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग. अच्छा, अब प्रांजल, अब योर जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज आप ना काफी ट्रेल ब्लेजर टाइप रहे हो. कैसे कि यू डिड नॉट ओनली स्टिक टू यूट्यूब, आपने फिनटेक प्लेटफॉर्म्स खोले. एज ऑफ नाउ जो मैंने स्टडी किया था कि 4 फिनटेक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कि यू हेल्प समवन टू चूज द राइट स्टॉक ब्रोकर. ठीक है, वो बड़ा जरूरी है. पर्सनली मुझे लगता है कि जब एक स्टार्ट करे ना आदमी, उसको इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए कि ब्रोकर चूज करने में पूरे 2 दिन लगा दी. कोई भी स्टार्ट कर दो, बट वो आई थिंक यू ईज डाउन द एंटायर प्रोसेस. एक है आपका क्वेस्ट जो आपके स्टॉक मार्केट कोर्सेज का है. एक है रेसिपीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कितना रिस्क एपेटाइट है कितना नहीं है. यू जस्ट मेड इट इजी फॉर एवरीवन. और फाइनली है टिकर. राइट, टिकर में मेरे बड़े क्वेश्चन है बाय द वे. तो ये आपका स्टार्टिंग से प्लान था कि यार आई एम गोइंग टू एक्सपैंड ऑल हियर, मैं ये सब कवर करूंगा, या फिर मतलब हाउ डिड दिस स्ट्राइक यू कि यार ये भी पॉसिबल? बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड कोई यूट्यूबर कोई ऐसा सब सोच भी नहीं सकता था. सो हाउ वाज दैट जर्नी? So that was the plan. The only reason I started with YouTube was because मेरे पास पैसे नहीं थे. तो फ्री में YouTube भी हो सकता है, फ्री में एक ब्लॉग ही चल सकता है. True. But plan was always कि आप मैसेजिंग के थ्रू कितना ही बता, क्योंकि ना मैसेजिंग तो मुझे भी बहुत मिली थी ब्लॉग्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू. तो मेरे को पता था कि नॉलेज मिलने से ना प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती. मेरे पास नॉलेज आ गई थी बुक से, ब्लॉग से. मैं सफल निवेशक खूब पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर विजय मलिक पढ़ रहा था, तो ब्लॉग्स भी पढ़ रहा था, बुक्स भी पढ़ रहा था. रिक्वायर्ड नॉलेज आई थॉट आई हैड. मुझे प्रॉब्लम था कि मैं उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए मेरे पास टूल्स नहीं है. तो तभी जैसे आजकल डेटा पॉइंट सबके पास बढ़ गए हैं. टिकट एप के पास है, मनी कंट्रोल के पास है, स्क्रीनर के पास ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन 2013, 14, 15, 16 में इतने कम डेटा पॉइंट्स होते थे कि यू कुड हार्डली मेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन दोस डेटा पॉइंट्स. आपको कुछ ना कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था. True. I remember Spider and Falcon के पेड सॉफ्टवेयर बहुत आते थे उसमें. हाँ, या तो बहुत अच्छे वाले बहुत महंगे होते थे, या जो फ्री वाले हैं उनमें डेटा पॉइंट्स इनफ नहीं है. सो दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट आई फेल्ट. तो मुझे हमेशा से ये पता था कि मैं अगर एजुकेशन दूंगा उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. एजुकेशन इज माई वे टू स्टार्ट, क्योंकि वहां आई एम सेलिंग माई ब्रेन एंड दैट आई कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन वंस आई हैव द रिसोर्सेज, तो मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो मैंने पढ़ने के बाद फेस की. तो कैसा मैं सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, फ्री या एकदम मिनिमल कॉस्ट पे एक डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ला सकूं. अब जैसे सिर्फ हमारा ना, ये मैं आपको बता दूं कि कैसे बना वो.
सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म है जहां ना टिकर पे आप एक्सेल वाले कैलकुलेशंस कर सकते हो, डीसीएफ कर सकते हो, ईपीएस बेस्ड वैल्यूएशंस कर सकते हो। आपको बस परसेंटेज डालना है और वो बता देगा। नाउ दैट हैपेंड बिकॉज आई नेवर न्यू हाउ टू यूज एक्सेल। मैं आज भी एक्सेल यूज नहीं कर सकता। तो इट वाज अ पर्सनल प्रॉब्लम कि यार मुझे डीसीएफ करना है तो मुझे फॉर्मूला क्यों पता होना चाहिए, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों आना चाहिए, मैं सिर्फ अजम्पशन डालूं और बाकी मेरे को रेडीमेड मिल जाए, तो वो वहीं पे होना चाहिए ना। सो सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं वो इसी तरीके से बने हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है और अब 40-50 लोगों की टीम है तो उनको क्या प्रॉब्लम आता है। सो इट्स अबाउट सॉल्विंग नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम आफ्टर एजुकेशन। तो जिससे लेकिन हमेशा से द एम वॉज कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि नॉलेज मुझे था लेकिन आई स्टिल थॉट कि नहीं, मैं आई एम एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू बिगर इन्वेस्टर्स, तो मुझे उनके बराबर जाना है, तो मुझे वो टूल्स बनाने हैं। So that was always the purpose. This is very inspiring because सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं फाल्कन स्पाइडर मतलब these software जो used to be expensive as in what I'm talking about कि मतलब ये साल का 2.5 से 3 लाख ले लेते थे आराम से। So expensive and उस समय आई थिंक ये भी था कि इंटरनेट वाज नॉट फास्ट इनफ। अब तो चलो बहुत लकीली बहुत अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं जिसमें गुड इंटरनेट से लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो पॉसिबल। अब प्रांतिश में इंटरेस्टिंग चीज ये कि बहुत बार ना a lot of people want to create fintech platforms। ठीक है, fintech इंडस्ट्री मतलब तो fintech नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा लगता है, बट टेक्निकली जो मैं सोचता हूँ कि जस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, खत्म, बस वही है। अब बहुत लोग शुरू करना चाहते हैं, कोई बोलेंगे कि मेरे पास टेक बैकग्राउंड नहीं है, हाउ टू फाइंड टीम, हाउ टू स्टार्ट। तो मतलब जब आपके दिमाग में आए कि चलो आई वांट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, तो हाउ डिड यू स्टार्ट? मतलब क्या आपके पास टेक बैकग्राउंड था कि मैं ये करूंगा, या फिर यू गॉट समवन, मतलब वो कैसे हुआ पूरा? बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मेरा टेक तो क्या, आई वॉज ऑलवेज पैथेटिक इन आर्ट ग्राफिक्स, तो मैं तो कैनवा भी नहीं यूज कर सकता, इतना बुरा हाल था। तो आजकल ना, तभी भी मतलब 5 साल पहले भी देयर वर दिस ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर्स। तो मैंने पहले 6 महीने आई स्ट्रगल्ड विद वर्डप्रेस, लेकिन दैट वाज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, दैट वाज नॉट जीरो कोडिंग, दैट वाज लो कोडिंग, तो मेरे से नहीं हुआ। देन आई ट्राइड विक्स, मुझे उसमें कुछ अगेन उसमें ना बहुत ज्यादा कर्सर ही था, वो जीरो कोडिंग था लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा लगता था। और मेरे पास ना 13,000 रुपए का एक इंटेल एटम प्रोसेसर वाला नेटबुक था, सबसे सस्ता लैपटॉप जो मार्केट में नया आता था। तो उसमें ना वो अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो वो हैंग होता था। तो इस कारण हाँ 2 GB रैम था और उसमें कुछ भी बढ़ नहीं सकता था। तो इसलिए विक्स रिजेक्ट हो गया। फिर आया वीबली। वीबली वॉज नॉट जस्ट जीरो कोडिंग बट जीरो कस्टमाइजेशन। मतलब आप फिक्स्ड प्लेसेस में फिक्स्ड चीजें ड्रैग कर दो, आप उसके साइज को भी एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब रेडीमेड टेम्पलेट है, उसमें बस अपना सामान डाल दो, ठीक है। हाँ, तो अब वो लो ऑन रिसोर्सेज, इजी टू डू, उससे वी स्टार्टेड। और आई रिमेम्बर मैंने जब पहला मेरा कोर्स लॉन्च किया कि रेवेन्यू कैसे आएगा, तो मैंने इंस्टा मोजो का बटन डाल दिया। अब जो पेमेंट करेगा उसको मेंबर्स पेज का एक्सेस मिल जाएगा। ये मेंबर पेज वाली फैसिलिटी वीबली में थी। अब उसमें एक मेजर इशू था कि हमारा पेमेंट गेटवे का तो सिर्फ बटन है, इट कैन नॉट टॉक टू माय वेबसाइट, वो तो बस एक लिंक है। तो क्या होता था, रात को 12 बजे अगर किसी ने पेमेंट कर दिया, उसको कोर्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैन्युअली देना पड़ेगा, वो तो मुझे मैनुअली देना है। तो सुबह तक तो लोग रिफंड मांग लेते थे कि हमने तो पेमेंट कर दिया। और क्या होता है ना, आज ना अगर किसी के साथ, जैसे आज हमारा फिनोलॉजी 1 अभी नया है और ना वो कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, तो उसमें सिर्फ यूपीआई सब्सक्रिप्शंस होते हैं और वो टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई है। मतलब 2-3 महीने में जब से वो क्रेडिट कार्ड ऑटो डेबिट बंद हुआ तब से ध्यान है, तो अभी ना उसमें पेमेंट ग्लिचेस हैं काफी। तो कई लोगों का पेमेंट नहीं होता, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। लेकिन तो क्या होता है, आज ना हमारी विजिबिलिटी है, तो आज सबको पता है कि अगर नहीं हुआ पेमेंट तो हम ईमेल करेंगे या कुछ करेंगे, ये लोग भाग नहीं जाने वाले रात को, इनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो भागेंगे नहीं। तब आई वाज नो वन, तब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे, 5,000 यूट्यूब पे। आई कैन इमेजिन अगर मैंने पैसे दिए और मुझे रिसीव कुछ भी नहीं आया तो मुझे भी लगेगा कि यार ये क्या हो गया टाइप, ये तो भाग जाएगा। तो वो सुबह तक तो घबरा के रिफंड मांग लेते थे और वो रिलेशन हमेशा के लिए उनको लगता था कि मैं फ्रॉड हूं। तो कम से कम ये प्रॉब्लम आज नहीं आता, तब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो आपने सॉल्व कैसे किया? मतलब खुद ही आपने सब टेक सीखा या फिर यू हायर्ड समवन फ्रॉम द टेक, और हायर किया तो मतलब हाउ डिड यू मैनेज द फंड्स फॉर दैट? तो अगेन पता है, आई वुड से कि आई हैव बीन रियली लकी। मैं आपको बताता हूँ हमारे सीटीओ कैसे मिले हमें। तो हम लोग वी रियलाइज्ड कि ये चल नहीं सकता जब भी, तब तक ना फिर वी स्केल्ड क्विकली फ्रॉम जनवरी 2018 टू मई। तो 1,000-2,000 सब्सक्राइबर से हम 1 लाख तक पहुंचे, तो थिंग्स वर गेटिंग ओवरवेलमिंग। और तब तक हम लोग घर से काम कर रहे थे, मेरा एक रूम था। और प्रॉब्लम है कि वो मेरे घर में मेरा रूम नहीं है, मैं और मेरी बहन शेयर करते, तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता था।
मेरी कलीग भी आ गई थी, मेरी बचपन की दोस्त है वो, तो मैंने उसको वो लॉ स्कूल में पढ़ा रही थी। शी इज गुड विद कम्युनिकेशन एंड ग्राफिक्स। तो मेरे को वेबसाइट के ग्राफिक्स सुंदर करने थे, कंटेंट मैं मैनेज कर रहा था, उसका था कि तू ग्राफिक्स मैनेज कर ले और वेबसाइट को सुंदर बना दे। तो उसका 1 लाख रुपए महीने का जॉब था, मैंने वो छुड़वा दिया और बोला प्लीज आ जा। और वो आ भी गई। तो हम लोग दिन भर रूम में रहते थे और वो रूम मेरी बहन को भी चाहिए होता था, तो वो भी बड़ा क्लैश चल रहा था। एंड यहाँ पे अगेन पुरानी चीज जो होता है अच्छे के लिए, मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय काफी मीडिया से बात की थी, रोज भाषण देना होता था। तो फ्यू जर्नलिस्ट इन रायपुर न्यू अबाउट मी। तो उनमें से एक जर्नलिस्ट जो थे वो रायपुर का पहला इंक्यूबेशन सेंटर खुल रहा था गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अटल इंक्यूबेशन, हर स्टेट में है। वो यहाँ मैनेजर आए, मैं उनको जानता था अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से। तो ही टोल्ड मी प्रेजेंटेशन है, स्टार्टअप के डिटेल्स इनवाइट किए गए, तेरा भी तो स्टार्टअप है, आके प्रेजेंटेशन दे दे। एंड ही कॉल्ड मी टू सी द ऑफिस, और मैं ऑफिस देखने आया। दिस इज 2018 एंड ब्लोन अवे। रायपुर में ऐसा ऑफिस हो सकता है? सो दिस इज आवर करेंट ऑफिस, सो दिस इज दैट प्लेस। आई वाज ब्लोन अवे। तो हम लोगों ने जाके वहां प्रेजेंट किया एंड वी गॉट सिलेक्टेड, हमको ऑफिस मिल गया। एंड एट द सेम टाइम तब वी कुड स्टार्ट हायरिंग, क्योंकि उसके पहले तक हम लोग हायरिंग कैसे करें? हमारे कमरे में हम 3 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जरा सा कमरा है, और बहन वैसे परेशान आ गई है और बैठाएंगे हाँ, कहाँ? हाँ बैठाएंगे कहाँ? तो ये ऑफिस मिला तो वी कुड, तो फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, रिजल्ट आया, हमको पता था कि हम सिलेक्ट हो रहे हैं, अगले हफ्ते से ऑफिस का इनॉग्रेशन है। बाय द टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग टू फ्रीलांसर वेब डेवलपर्स इन रायपुर। तो हमने सबसे बात की, हमको कोटेशन मिला 40,000 20,000 से लेकर के 4 लाख रुपए तक का फॉर द सेम थिंग। एंड आई कुड मैक्सिमम स्पेंड अराउंड 80,000 1 लाख रुपए तभी। और लेकिन कुछ समझ में ही ना आए, लोग आके बात करें हम इस लैंग्वेज में बनाएंगे, हम ये करेंगे, बट हाउ डू यू सिलेक्ट अ वेब डेवलपर? मैं कुछ भी हायर कर सकता हूँ, वेब डेवलपर कैसे हायर करूं? हाउ डू आई ट्रस्ट देम? और सब कुछ उनके ऊपर है। तो बहुत कंफ्यूजन था। ऑन द डे ऑफ आवर फर्स्ट डे ऑफ आवर ऑफिस, अभी हमारे जो सीटीओ हैं वो आए एंड ही वॉक्स इन, ऐसे लंबे से बाल, दाढ़ी, चोटी, पोनी टेल, लोअर और एकदम पुरानी सी टी शर्ट, फेल्ट लाइक हफ्ते भर से नहाए नहीं है। फिर उनके मुंह से समझ में आ रहा था बहुत सारी सिगरेट पी के आए हैं। मतलब क्या, हाउ ओल्ड वाज ही, हाउ, मतलब क्या इस चीज से उनके? ही वाज बैक देन आई थिंक 32। ठीक है, मतलब जस्ट द काइंड ऑफ पर्सन जो फर्स्ट इंप्रेशन में वर्स्ट पॉसिबल दे सकता है वो। सो ही कम्स, सिट्स, और वो बोलना, और ऐसे करके वो पांव चढ़ा के बैठे, और जस्ट दैट मोमेंट माय फैमिली केम इन टू सी द ऑफिस। तो फैमिली ऑफिस देख रही है, उसी हॉल में है, और ये मेरे से पूछते हैं तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उनका सर हम गूगल कर रहे थे, तो ये एक चौथे नंबर पे ये एक लोकल ब्लॉग मिला, उसमें आपका नंबर था। हमारे सामने वो उस ब्लॉग वाले को कॉल करते हैं और हमारे सामने बोलते हैं यार तेरे को मैं 10 बार बोल चुका हूं मेरा नंबर हटा, अब मैं 8 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूं, इतना एक्सपीरियंस्ड हूं, क्या करूंगा? ये कल को कोई भी लड़का आके बोलेगा कि वेबसाइट बना, तो इनके लिए वेबसाइट बनाता फिरूंगा क्या मैं? ये काम नहीं है मेरा, तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ, आज मेरा नाम हट जाना चाहिए, ये सब काम नहीं करता मैं। और हम लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं, मेरी फैमिली वहां से देख रही है। ऑफिस इंटरव्यू पे आए, इंटरव्यू चेयर पे बैठ के कॉल करके कि भाई वाओ, फिर हाँ, मेरी फैमिली मुझे बाहर बुलाती है, खास करके मेरी बहन, भाई इनको भेज, इनके साथ काम नहीं करना है। तो एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करना है। मैं फैमिली गोज, मैं वापस अंदर गया और बोलते हैं चलो आ गया हूँ, तो बताओ क्या करते हो, क्या आइडिया है तुम्हारा? तो मैंने अपना यूट्यूब दिखाया, तभी लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। बोले 5 मिनट रुको, मेरे 1-2 वीडियोज उन्होंने देखे और फिर मेरा आइडिया सुना और मुझे बोले चल बंदा ठीक लग रहा है तू, करूंगा तेरे लिए काम। तो लेकिन मैं और प्रिया जो मेरी कलीग है, हम लोग मन ही मन एक दूसरे को ऐसे आंख में देख के बोल रहे हैं आप तो करोगे, हमको नहीं करवाना आपसे काम। बट सो 2 चीजें, फिर वो हमको हमारा उनका पास्ट वर्क दिखाते हैं, 1-2 वेबसाइट्स, एंड दैट्स लाइक द बेस्ट वेबसाइट आई हैव एवर सीन। डिजाइन, हमको तो सिर्फ डिजाइन समझता था, फंक्शनैलिटी समझता था, डिजाइन वाइज इट्स द बेस्ट वेबसाइट। हमको लगा अच्छे हैं यार। और दूसरा वो कोटेशन बोलते हैं 40,000, तो कोटेशन भी अच्छा है कि ये भी ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू वेरीफाई कि जो वेबसाइट उन्होंने दिखाई है वो उन्होंने ही बनाई है कि नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो फिर उसके बाद हम वेबसाइट देखते हैं, तो अबाउट अस में वो रहते हैं, 1-2 लोगों से पता करते हैं, तो सच में वही थे। और 2 दिन बाद ना मुझे वो एक प्रपोजल भेजते हैं जिसमें ही ऑल्टर्स माई बिजनेस मॉडल। सेल्स जो तुम कर रहे हो ना, डूब जाओगे, बिजनेस ऐसा नहीं होता है, बहुत यंग हो, ये तुम्हारा बिजनेस प्लान है, ये रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है, जो तुम बोल रहे थे उसको ऐसे ना करके ऐसे करेंगे, ऐसे करना है तो बताओ, मैं ऐसे ही करूंगा, वरना वैसे भी तुम डूबने वाले हो, मैं क्यों समय का बर्बादी करूं? और एक चीज जान लो,
जो डिजाइन मैं फाइनल करूंगा, जो फीचर मैं बोलूंगा, फंक्शंस मैं बोलूंगा, वो होंगे। तुम मेरे को आइडिया बताए, मैंने रिफाइन किया, आगे जो मैं चाहूंगा मेरे को मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे को रोक टोक नहीं चाहिए। डिजाइन में तुम लोग को लगता है डिजाइन सब कुछ है, लेकिन एक होता है यूआई, एक होता है यूएक्स। तुमको सिर्फ यूआई समझता है, यूएक्स नहीं समझता है, तो सब मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। बोलो जमता है क्या? एक रंग भी नहीं बदलूंगा, एक इमेज भी नहीं बदलूंगा। और लेकिन ना वो बिजनेस प्लान ब्लू माई माइंड कि हाँ यार ये इट्स लाइक अ मेंटर जिसको सब आता है। तो इट वाज डिसाइडेड कि है तो यही। तो मैंने कहा ठीक है सर, करेंगे। तो बोलते हैं 20,000 50% एडवांस लगेगा, काम चालू करूंगा। मैं एडवांस देना भूल गया। 2 दिन बाद मैंने फोन किया, बोले सर आप वो पहला डिजाइन देने वाले थे। तो बोले तुमने एडवांस दिया? मैंने कहा नहीं सर। तो मैंने डिजाइन भी नहीं बनाया, पहले एडवांस दो। मुझे लगा यार ये तो बहुत किटकिट करेंगे। हर्ष, दैट वाज अ डे, जून 2018। आज 3.5 साल हो गए। उन्होंने हमसे बस वही 20,000 रुपए लिए हैं। नो सैलरी, नो सैलरी, नो इक्विटी। दिन भर 8 घंटे 9 घंटे वो ऑफिस आके टेक टीम को गाइड करते हैं। रात को जाके जो टेक टीम ने काम सबमिट किया, रात को वो काम करते हैं। एंड ही हैज नॉट टेकन अ पेनी, वर्क्स 16 आवर्स अ डे लास्ट 3.5 years फॉर अस। ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर आई नेवर हैड। हर लाइफ की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रोफेशनल, आई टॉक टू हिम। सो अभी ना मैंने तरीका निकाला है, पैसे तो वो लेते नहीं है, कि कुछ ना कुछ तरीके से उनको गिफ्ट देते रहो। सो वैसे चल रहा है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो। एंड सेकेंड, ही कीप सेइंग मी, जैसे मैं बोलता हूँ सर आप पैसे लेते क्यों नहीं हो, पैसे ले लो ना, मेरा गिल्ट कम हो जाएगा। सो ही टेल्स मी, प्रांजल मेरे को ना आज तक 8 साल तुमसे मिलने पहले तक मैंने पॉलिटिशियंस की वेबसाइट बनाई, बिजनेस हाउसेस की अबाउट अस बनाया, कॉन्टैक्ट अस बनाया। तुम हो जो मुझे चैलेंज करते हो। और एक बात जान लो प्रांजल, तुम बूटस्ट्रैप्ड हो ना, तो मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन तुमने फंडिंग उठा ली, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। कि मुझे ना ये जो तुम और मैं बैठ के फ्रूगैलिटी में काम करते हैं और फ्रीडम से काम करते हैं, मैं इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। और तुम मेरी एफडी हो, मेरे को पता है कि जब मैं पैसा मांगूंगा तुम दोगे ही ना, तुम रुकोगे थोड़ी। और मुझे भी ये पता है कि अगर वो आज बोलें कि 100% फिनोलॉजी मुझे चाहिए, तो मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगा और ये पूरा उनका हो जाएगा, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। तो इट्स ऐसा रिलेशन। वाओ यार, दिस स्टोरी प्रांजल इज नेक्स्ट लेवल डूड। बहुत मतलब ये तो बहुत ही, मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम योर शूज। ठीक है, कोई 32 ईयर ओल्ड आया, आप उस समय 26-27 साल ये एज होगी, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो, एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स आल्सो अर्ली डेज। ठीक है, तो आप भी अनश्योर हो कि लग रहा है कि यार ये बंदा सेफ है भी कि नहीं है, मैं इसको हैंडल कर भी पाऊंगा नहीं पाऊंगा ये, मतलब। और उसके बाद तो बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। दिस इज वाओ, दिस इज रियली इंस्पायरिंग। मतलब मैं तो अभी तक वही कहानी सोच रहा हूँ। तो इसके बाद ना आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि when can I get him on a podcast? तो पता है, I mean, I'll definitely ask him, but आपको पता है he would. So हमारे यहाँ we have this culture कि हर एम्प्लॉय को, हर एसोसिएटेड पर्सन को हम पब्लिक में लाना चाहते हैं। वो हमारी वेबसाइट के अबाउट अस में नहीं मिलेंगे, वो कभी कोई इंटरव्यू में नहीं मिलेंगे, वो फोटो में भी नहीं मिलेंगे। he's like a ghost figure. वो आते ही नहीं है, बिकॉज, और क्यों नहीं आते हैं, रात भर तो काम कर रहे हैं। सुबह वो ऑफिस इस हालत में आते हैं कि ना तो फोटो खींचने लायक है एंड ही इज टू एनग्रॉस्ड इन व्हाट ही इज डूइंग। अगर हल्ला भी हो जाए ना, जैसे तुम बाहर जाके करो, काम करने आए, स्टार्टअप चला रहे हो, पिकनिक पे आ रहे हो, बाहर निकलो सब लोग। तो ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड दैट वे। उनको उनके काम से मतलब है, काम करवाने से। सो ही इज लाइक दैट। ही उनको मतलब उसके बाद आई थिंक उनको मेक माई ट्रिप वांटेड टू गिव हिम अ सीनियर पोजीशन। पता नहीं, मैं उनको क्लियर बोलता हूँ, आज बैंगलोर में आईटी में फ्रेशर 20 लाख कमा रहा है, आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं, 10 लाख रुपए महीना। अगर जो आपके प्लेटफॉर्म जैसे डिजाइन है, आई एम इजी, मतलब 1 करोड़, आई थिंक आप कम बोल रहे हो, इससे बहुत ज्यादा इजी पॉसिबल, इजी। हाँ, और आपको पता है टिकर उन्होंने अकेला बनाया है। टिकर लॉन्च होने के बाद टीम आई टू मेंटेन कंप्लीट टिकर 1 पर्सन ही। आर यू सीरियस? कितना टाइम लगता है? सिंगल पर्सन। डूड, टिकर मैं एक्चुअली बताऊं, व्हेन आई सॉ टिकर ना, तो आई एम समझ स्क्रीनर्स आज इसको, और ट्रेडिशनली मनी कंट्रोल यूज ही कर रहे हैं बिकॉज उसकी आदत भी पड़ गई है। और बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ यार, जैसे काफी चीजें इनएफिशिएंट हैं उसमें, जैसे कि मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट क्लीन, और बहुत बार जो इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसलिए क्लिक्स बहुत सारे हैं यार। टिकर में पूरा गेम चेंज है। टिकर में देखता हूँ बैंकिंग के लिए बैंकिंग वाले रेशियोज आ रहे हैं, उस सेक्टर के लिए उसके रेशियोज आ रहे हैं, सिर्फ हमारे पास है, और इट्स एब्सोल्युटली ए क्लास। और एक्चुअली जो इंडियन कंपनीज के रेलेवेंट है, जो ढूंढना है, वो आ रहा है। तो ये टिकर मतलब, अब बहुत लोग, मैं एक ट्विटर से क्वेश्चन है, जो ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन हो रही है, कोई क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये वो डालनी है, वो आ रही है, वो डालनी है,
आई एम श्योर 50,000 इंटीग्रेशंस होंगे. हाउ इज दिस, इसको ऐसे प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना, इज इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट? मतलब डू यू नीड इट लाइक बराज ऑफ टीम टू मेक श्योर कि कंटेंट जा रहा है, हर चीज वो है, कुछ में कोई एपीआई फॉल ना कर जाए, समथिंग लाइक दिस? बहुत पंगे हैं हर्ष, मतलब इट गेट्स इजियर विद टाइम क्योंकि प्रोसेसेस रिफाइन होते हैं, आप डेटा वेंडर के डेटा सेंडिंग पैटर्न से सीखते हो. बट हमको 18 मंथ्स बनाने में लगे, 1 साल फिर से पूरा बनाने पे लगे वंस इट गॉट लाइव की क्या क्या गड़बड़ियां है. तो 2.5 साल के बाद वी वर प्राउड ऑफ इट. लेकिन बहुत, और उसमें भी आई थिंक 30% जो डेटा है वो मैनुअल स्क्रैपिंग है, वो मैनुअली कलेक्ट करना पड़ता है. 70-75% तो डेटा वेंडर से आ जाता है मैनुअल. मतलब डू यू थिंक ये manual. मतलब जो बड़ी वेब से मनी कंट्रोल उसमें भी मैनुअल करते हैं वो भी? हर किसी में कुछ ना कुछ मैनुअल है. हमने अपने सर पे थोड़ी ज्यादा चीजें ले ली हैं, जैसे हर कंपनी के ब्रांड्स हमारे यहाँ मिलते हैं कि यू टाइप अ कंपनी या यू टाइप मैगी और नेस्ले आ जाएगा और उसके सारे ब्रांड, सो दैट्स मैनुअल उनकी वेबसाइट से जा जाके. तो बहुत सारा कुछ मैनुअल भी है, बट आई थिंक एवरी वेबसाइट हैज समथिंग और द अदर मैनुअल. और उसके बाद ना यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर थिंग्स इवेंचुअली, क्योंकि यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन डेटा वेंडर. उनका एपीआई इशू है तो आपका नहीं डेटा चल रहा. वेंडर्स कौन होते हैं? मतलब बेसिकली फ्रॉम सोर्सिंग फ्रॉम एनएसी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, ये होता है डेटा वेंडर? इनके बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी है, वैसे ही स्टॉक मार्केट्स ना डेटा होलसेल करते हैं. तो वो एक वेंडर को दे देते हैं बल्क प्राइसिंग में कि अब जाके तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट करो. फिर वो उसको सेगमेंट करके थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज करके कम कॉस्ट में लोगों को बेचते हैं. तो उन एंड दोज डेटा वेंडर्स, उनके ना ज्यादातर क्लाइंट्स हैं ब्रोकर्स. ब्रोकर के ऐप में क्या होता है, वॉल्यूम 52 वीक हाई लो, मार्केट कैप, ये वो. तो ना उसके बाद का जो सेकंड लेवल डेटा है वो पॉलिश्ड नहीं है किसी भी डेटा वेंडर के पास, क्योंकि उनको उससे मतलब ही नहीं है. उनका 80% क्लाइंटेल वो है ही नहीं. ये तो बहुत छोटा फिर मार्केट आपकी है. टीम को पूरा उसको पहले पॉलिश करो फिर. हाँ हाँ. यार प्रांजल, दिस इज रिडिकुलसली इनसेन यार. मतलब मैं तो बहुत अभी इंस्पायर हूं बिकॉज, और ये एक ट्विटर में किसी पूछा कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल होते हैं? बिकॉज आप देखोगे एक कस्टमर फ्री में यूज कर सकता है, एंड टिकर तो आई फील कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू डू फंडामेंटल रिसर्च फॉर एनीवन फॉर फ्री. सो आर दे इवन प्रॉफिटेबल जब आप इतना डेटा वेंडर से कॉस्टिंग पे डेटा उठा रहे हो? देन यू मेंशन यू हैव अ टीम आल्सो जो मैनुअल वर्क कर रही है. सो हाउ डज इट वर्क? सो आप इसलिए देखो कि जितने भी इस स्पेस में सीरियस प्लेयर्स हैं, तो फिनोलॉजी टिकर को छोड़ के अगर हम स्क्रीनर देखें तो दे वर ट्रेडिशनल एंजल इन्वेस्टर्स, अच्छा खासा कॉर्पस है. अगर आप स्टॉकेज को देखो तो उन्होंने कोटक और इन्फोएज से फंडिंग उठाई. अगर मैं ट्रेंड लाइन को देखूं तो अगेन कोटक से फंडिंग ली उन्होंने, टिकटेप ने ज़ीरोधा और सबसे फंडिंग ली. तो इस तिजोरी इज बाय फ्रॉम टैली वाली फैमिली. सो सिर्फ फिनोलॉजी टिकर है जो जिसके पास ना तो फंड्स हैं ना हम प्रीवियसली इस फील्ड से हैं. तो आई थिंक व्हाट वर्क्स फॉर अस इज एक्सट्रीम एफिशिएंसी. जब पैसे नहीं होते हैं तो आप तरीके निकाल लेते हो उसी चीज को सस्ते में करने में. तो आज भी मैं आपको बताऊं तो टिकर इज अ 4-member टीम, 2 ऑन द टेक साइड, 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड. 4 लोग काम कर रहे हैं टिकर पे? 4 लोग हैं टिकर पे. 4 लोग? 4 लोग. मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार. एक्चुअली 3 लोग, अगर मैं अपने सीटीओ को गिनूं तो 4 लोग, लेकिन सीटीओ इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग. सो उस प्रोडक्ट पे फोकस्ड 3 लोग हैं. टिकर को 3 लोग चला रहे हैं? 3 लोग चलाते हैं टिकर को. या मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, बट मेरे तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ. हाउ इज इट पॉसिबल रूबी? तो इनसेन. तो ये जो कॉस्ट, सॉरी, ये जो कॉस्ट हम बचा पाते हैं ना, ये पास ऑन हो पाता है. और ये एफिशिएंसी आती ही बूटस्ट्रैप्ड होने के बाद है. मतलब कभी भी डायरेक्शन ये नहीं होता कि कस्टमर्स को लगना चाहिए बूटस्ट्रैप्ड है. दैट्स नेवर द ऑब्जेक्टिव. कस्टमर्स के लिए फंडिंग वाला ही एक्सपीरियंस आना चाहिए, लेकिन हाउ डू वी गेट इट डन एट आवर एंड. एंड आई थिंक दिस इज अ कल्चरल थिंग कि एवरीवन रिकॉग्नाइजेस दिस. जो 50-45 लोगों की टीम है क्रॉस प्रोडक्ट्स, दे रिकॉग्नाइज दिस कि एक पैसा भी अगर वेस्ट हो रहा है तो दैट्स गोइंग आउट ऑफ आवर पॉकेट्स, और एक पैसा भी जो बच रहा है वो सबके इंक्रीमेंट्स में जा रहा है. सो दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट कल्चर दैट वी हैव. ये हमारा बजट है साल भर का जिससे हम सैलरीज पे करेंगे. अगर हम 40 लोग हैं तो ये पैसा 40 में बटेगा, अगर हम 60 लोग हैं तो ये पैसा 60 में बटेगा. तो एवरीथिंग दैट यू सेव गोज टू यू डायरेक्टली. आई एम नॉट टेकिंग अ पेनी होम. मेरा जो आता है यूट्यूब से आता है, आई एम कंफर्टेबल. मैंने कंपनी से कभी भी मैनेजमेंट ने 1 रुपया भी नहीं निकाला. सो दे नो कि एवरीथिंग उन्हीं को मिलने वाला है. सो एवरीवन इज एन प्रॉफिट योर एंटायर फिनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में वो सब पे इक्वली डिवाइड हो जाता है. सो ऑफ कोर्स वी कीप समथिंग फॉर रिजर्व्स. एक रिजर्व्स तो जरूरी है, बट या आई मीन जो हमारा इनकम हुआ पहले से डिसाइडेड है कि ये इस तरीके से आप ही में जाना है. सो इंस्पायरिंग. और कितना अच्छा है बिकॉज इसमें एक तो
a person is also more efficient क्योंकि I think you're getting the entrepreneurial spirit out of each and every person in your team because he is that thing कि यार ये मेरी भी कंपनी है, मुझे इसको चलाना है and I have to make sure कि कम लोग हो, टीम क्रिस्प रहे. वाह यार, this is really fantastic. एक सेकेंड, आई एम सॉरी बट पॉडकास्ट आज के लिए इतना ही है. हमने इतनी बातें की, इतनी डिटेल में मैं गया ना दोस्त, दैट इट वी रिकॉर्डेड मोर देन 1 hour 40 minutes, और वो तो देखो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, राइट? एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड इफ यू वांट के हर्ष आई वांट द सेकंड पार्ट राइट नाउ, मुझे अभी के अभी चाहिए. Well, ladies and gentlemen, we have a target of 200 comments in the comment box. आपको क्या कमेंट करना है? WTH. What the hell I wanted right now. Just write WTH. If we get 200 comments, I promise you वीडियो जल्दी के जल्दी मैं आपको सेकंड पार्ट लेके आऊंगा. I hope you liked it. लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना. बाय बाय.